हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटिव। आपके बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी। पिछले वीडियो में जो आपके रेस्पॉन्स आए वो काफ़ी अच्छे नहीं थे, जिसके कारण वीडियो बनाने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं हुई। इस कारण अब तक आपके कोर्स कंप्लीट नहीं हुए। अगर आपके रेस्पॉन्स अच्छे होते तो यकीन मानिए आपका कोर्स अब तक कंप्लीट हो चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, जब मैंने कमिटमेंट की है तो मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। अपने साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना चाहिए। हमेशा भला करना चाहिए दूसरों का, ताकि बदले में हमारा भी कुछ भला हो सके। अगर हम दूसरों का भला नहीं करेंगे तो हमारा भला कहाँ से होगा, है ना। तो हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचें और खूब मेहनत करें। कड़ी मेहनत करते हैं और टू द पॉइंट मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जंतुओं में परिवहन के अंतर्गत जाना था कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार की परिवहन तंत्र होती है जो पदार्थों का परिवहन करती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, उत्सर्जी पदार्थ एवं विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने पदार्थों का परिवहन होता है। और यह जो पदार्थों का परिवहन होता है वह विशेष प्रकार के परिवहन तंत्र के द्वारा होता है। और इस परिवहन तंत्र के 3 मुख्य अवयव होते हैं। पहला रक्त, दूसरा हृदय और तीसरा रक्त वाहिनियां, जिसे ब्लड वेसल्स कहते हैं। इन तीनों की स्टडी बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले रक्त के बारे में जान लेते हैं, यानी ब्लड के बारे में जानेंगे। तो रक्त क्या है? रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वह 7.4 होती है। रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। 7.4 इसकी पीएच वैल्यू है, जिसके कारण यह क्षारीय होता है। पीएच वैल्यू किसी पदार्थ का अगर 7 है तो वह पदार्थ उदासीन है, और अगर किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, यानी इस तरफ से बढ़ते जाएंगे तो 7 से ज्यादा है और 14 के अंदर है, तो इस तरफ से जब बढ़ती है तो इसकी क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। 7 से ज्यादा है अगर पीएच वैल्यू अगर 7 और 14 के बीच है तो वैसे तत्व क्षारीय कहलाते हैं। और अगर पीएच वैल्यू 7 से कम हो तो उस सब्सटेंस को अम्ल कहते हैं। किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू जब 7 और 0 के बीच में हो तो उस पदार्थ को अम्ल कहते हैं। और किसी पदार्थ का अगर पीएच वैल्यू 7 हो तो उसे उदासीन कहते हैं। और अगर किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो और 14 के बीच हो तो उसे क्षारीय कहते हैं। तो रक्त क्या है? तो रक्त का पीएच वैल्यू कितना है? 7.4 है, तो यह क्या है? यह क्षारीय है। 7 से ज्यादा हो अगर पीएच वैल्यू तो उसे क्षारीय कहते हैं। तो रक्त क्या है? लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 7.4 है। रक्त को तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रक्त हृदय एवं रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त अपने प्रवाह के दौरान शरीर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रक्त को तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह संयोजन का काम करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों को यह आपस में जोड़ता है, जिसके कारण इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। तो रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। अक्सर ऑब्जेक्टिव इसी से पूछे जाते हैं कि रक्त क्या है, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है, यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम जानेंगे रक्त की संरचना के बारे में। रक्त की संरचना। रक्त मुख्यतः 2 प्रमुख अवयवों से मिलकर बना है। पहला है प्लाज्मा, जिसे प्लाविका भी कहते हैं। प्लाज्मा को और क्या कहते हैं? प्लाविका भी कहते हैं। और दूसरा है रक्त कोशिकाएं।
प्लाज्मा को और क्या कहते हैं, प्लाविका भी कहते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। और दूसरा अवयव कौन सा है, रक्त कोशिकाएं, जिसे कि ब्लड वेसल्स कहते हैं। यह क्या है, ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, यह हल्का पीला रंग का होता है। यह कैसा होता है, यह हल्का पीला रंग का होता है और यह पूरे ब्लड का 55% बनाता है। वह पूरे रक्त का कितना परसेंट होता है, 55% होता है। अगर आपको याद ना रहे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, प से प्लाज्मा और प से 55, ठीक है। प से प्लाज्मा, प से 55। अगर आपसे परसेंटेज ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाए तो आप कैसे याद रखेंगे, प्लाज्मा का परसेंटेज 55%, ठीक है। और यह हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन भी पाए जाते हैं। इसमें कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला है फाइब्रिनोजेन और दूसरा है हिपैरिन। फाइब्रिनोजेन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन शरीर के बाहर रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। जब हम कहीं गिरते पड़ते हैं, हमें चोट लगती है और हमारा ब्लड निकल आता है या किसी भी प्रकार की कोई भी इंजरी होती है, और ऐसे में जब ब्लड निकल आता है तो कुछ देर के बाद ब्लड अपने आप क्लॉट कर जाता है, यानी कि रक्त स्वयं ही थक्का बना लेता है। और यह इसलिए होता है क्योंकि रक्त में फाइब्रिनोजेन पाया जाता है। अगर रक्त में फाइब्रिनोजेन नहीं पाया जाएगा तो जैसे ही हम किसी दुर्घटना के शिकार होंगे और ब्लड सेक्रेट होना शुरू होगा तो ब्लड का थक्का बनेगा ही नहीं और धीरे धीरे हो सकता है कि सारा ब्लड हमारे शरीर के बाहर चला जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि रक्त में फाइब्रिनोजेन पाया जाता है जो शरीर के बाहर रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, शरीर के अंदर नहीं। शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करता। जब चोट लगती है, ब्लड निकलता है शरीर के बाहर, यह फाइब्रिनोजेन रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। और रक्त में दूसरा प्रोटीन कौन सा है, हिपैरिन। हिपैरिन जो कि प्लाज्मा में पाया जाने वाला पहला, रक्त में पाया जाने वाला पहला प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन और दूसरा प्रोटीन है हिपैरिन। क्या है, प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो फाइब्रिनोजेन क्या करता है, शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनने में मदद करता है और हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने नहीं देता है। यह हिपैरिन फाइब्रिनोजेन से उल्टा काम करता है। आप ध्यान से सुने मेरी बात। फाइब्रिनोजेन शरीर के बाहर रक्त के थक्का बनने में मदद करता है और हिपैरिन क्या करता है, हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने नहीं देता है, यानी शरीर के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। अगर शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाए तो रक्त प्रवाह में परेशानी हो सकती है, इसलिए हिपैरिन क्या करता है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। अब जानते हैं प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन के बारे में कि प्लाज्मा किन किन चीजों से मिलकर बना है। प्लाज्मा में मेनली जल होता है। जल कितना होता है, 90% जल है। प्रोटीन कितना है इसमें, जिस प्रोटीन का हमने अध्ययन किया है वह प्रोटीन कितना है, 7% है। अकार्बनिक लवण, प्लाज्मा में अकार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं। अकार्बनिक लवण कितना है, 0.9% है। प्लाज्मा में ग्लूकोज भी पाई जाती है। ग्लूकोज कितना है प्लाज्मा में, 0.18% इतना ग्लूकोज है। और इसमें वसा भी पाई जाती है। वसा कितनी है, 0.5% वसा इसमें पाई जाती है। एवं शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं। तो यह हो गई प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन की बात। एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि प्लाज्मा में 90% जल पाए जाते हैं और 7% प्रोटीन। तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जल पाया जाता है, जल 90% पाया जाता है। उसके बाद प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन कितना, 7%। जो 2 प्रोटीन के बारे में हमने जाना, फाइब्रिनोजेन, हिपैरिन। प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन भी प्लाज्मा में पाया जाता है। प्रोटीन के अलावे इसमें 0.9% अकार्बनिक लवण, ग्लूकोज 0.1% तथा वसा 0.5% और शेष क्या पाया जाता है, शेष
कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह हो गई प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन की बात। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूँ कि जब इस प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को अलग कर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सीरम कहते हैं। प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजेन को हटा लिया जाए, क्या करेंगे? फाइब्रिनोजेन को अगर हटा लिया जाए, मैं क्या कह रही हूँ कि प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजेन को हटा लिया जाए तो शेष जो बचेंगे उसे क्या कहेंगे? उसे सीरम कहते हैं। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीरम के बारे में अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीरम क्या है? यह सीरम क्या है? फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा है। क्या है? फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा, यानी ऐसा प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन नहीं है, ऐसे प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। और अक्सर जब डॉक्टर ब्लड टेस्ट करते हैं तो इसी सीरम की टेस्ट होती है। यह सीरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखें। अब जानते हैं कि प्लाज्मा का कार्य क्या है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। हमारे शरीर में जैसे ही कोई बीमारी लगती है तो उससे फाइट करने के लिए हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। और उस रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण कौन करता है? प्लाज्मा करता है। और इसका दूसरा कार्य क्या है? यह शरीर के टूटे फूटे अंगों को भरने में मदद करता है। यानी कि जहाँ शरीर में चोट लग गई, किसी तरह के कोई जख्म हो गए, तो वहाँ पर जो डेड सेल्स होते हैं, जो जख्म होते हैं या घाव होते हैं, उनको भरने का काम कौन करता है? उनको भरने का काम यही प्लाज्मा करता है। ठीक है, अब जानते हैं रक्त कोशिकाओं के बारे में। ये है रक्त कोशिकाएं, इनके बारे में जान लेते हैं। रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे। रक्त कोशिकाएं पूरे ब्लड का लगभग 45% भाग बनाती है। प्लाज्मा ने 55% भाग बनाया और रक्त कोशिकाओं ने मिलकर 45% भाग बनाया। ठीक है, पूरे ब्लड का लगभग 45% भाग रक्त कोशिकाओं का होता है। और यह 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है, यह पूरे शरीर का 45% भाग बनाता है और यह 3 प्रकार की होती है। पहला है लाल रक्त कोशिकाएं, यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी कहते हैं इसे। दूसरा है श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी कहते हैं इसे। और थर्ड है रक्त पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु जिसे बिंबाणु, जिसे बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। रक्त पट्टिकाणु को बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो अब बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में, यानी कि आरबीसी के बारे में। लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है, यानी पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो इसे आप जरूर याद रखें कि हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, इसे Hb से डिनोट करते हैं और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की क्षमता होती है, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग कर सकती है, जिसके कारण
हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक यानी कि कैरियर भी कहते हैं। यह ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में देखा था कि रक्त में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोजन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इसी रूप में यह पूरे बॉडी में जाता है। फिर कोशिकाओं में पहुंचकर यह अलग अलग हो जाता है, यानी टूट कर यह अलग हो जाता है और तब क्या बनाता है, तब यह ऑक्सीजन के रूप में अलग होता है और हीमोग्लोबिन के रूप में अलग हो जाता है। यह हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। यह चक्र चलता रहेगा, लेकिन यह जो ऑक्सीजन अलग हुआ है इसका क्या काम होता है, यह भी हमने रेस्पिरेशन वाले वीडियो में देखा था कि ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में यानी ग्लूकोज को तोड़ने में करते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप ढेर सारी ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह हमने पहले देख लिया था, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, बस मैंने यूं ही बता दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और जब कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। यह बाहर की ओर किस प्रकार से निकाल दिया जाता है, यही हीमोग्लोबिन जो रक्त में प्रेजेंट है वह क्या करता है, वह इसी CO2 के साथ कंबाइन कर लेता है और तब क्या बनाता है, और तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बना रहा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। और तब यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड सर्कुलेशन के साथ कहाँ चला जाता है, यह फिर ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हुए यह फेफड़ों में पहुंच जाता है और वहां फिर यह अलग हो जाता है। वहां फिर अलग होकर क्या करता है, हीमोग्लोबिन बना लेता है और CO2 अलग हो जाता है। और जब यह CO2 अलग हो जाता है तो इसे एक्सपीरेशन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारे लंग्स ने क्या किया, जो CO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से टूट कर अलग हुए थे, यानी CO2 प्लस हीमोग्लोबिन में, तो हीमोग्लोबिन तो फिर अपना काम चक्रीय रूप में करता रहता है, लेकिन CO2 को लंग्स क्या करता है, बाहर की ओर पंप कर देता है और यह नासिका छिद्र से होते हुए बाहर निकल जाता है। क्योंकि CO2 हमारे लिए हानिकारक होता है तो शरीर इसे बाहर की ओर फेंक देता है। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में जाता है जहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। हीमोग्लोबिन फिर से ऑक्सीजन को ढोने में लग जाता है, लेकिन यह जो ऑक्सीजन बचा है वह क्या करता है, वह ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में काम आता है। ठीक है, और कोशिकाओं में जो विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप CO2 का निर्माण होता है, तो यह CO2 क्या है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो इस CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो बाहर किस प्रकार से निकालेंगे, फिर यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, CO2 के साथ कंबाइन कर लेता है और एक अस्थायी प्रोडक्ट बनाता है जिसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फिर इसी रूप में रक्त परिसंचरण के द्वारा फेफड़े में पहुंचता है। फेफड़े में यह अलग हो जाता है और क्या बनाता है, CO2 और हीमोग्लोबिन। CO2 और हीमोग्लोबिन में यह वहां जाके टूट जाता है। तो हीमोग्लोबिन फिर से अपने काम में लग जाता है, लेकिन CO2 को शरीर से बाहर निकालना होता है। तो फेफड़ा इसे क्या करता है, बाहर की ओर पंप कर देता है, जिस प्रोसेस को एक्सपीरेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमने जान लिया कि हीमोग्लोबिन का क्या रोल होता है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन अक्सर MCQs में पूछे जाते हैं कि किसका RBC न्यूक्लियस रहित होता है। ठीक है, तो मैमेलिया वर्ग का जो RBC होता है उसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो यह RBC से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण बात यह सामने आई कि मैमेलिया
का आरबीसी न्यूक्लियस रहित होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता। मैमेलिया के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आप यह भी जानना चाहोगे कि किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो एम्फीबियंस की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब जानते हैं आरबीसी के आकार के बारे में। आरबीसी का आकार 7.2 माइक्रोन होता है। कितना होता है? इसका आकार 7.2 माइक्रोन होता है और इसका जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। यह 120 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद यह डेड हो जाता है। तो जीवन काल कितना हो गया? 20 से 120 दिन तक यह जिंदा रहता है। आरबीसी का जन्म अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। अब आप जानना चाहेंगे बोन मैरो क्या होता है, तो बोन मैरो आपके बोन में स्थित स्पॉन्जी टिश्यू है। बोन के अंदर जो आपको हॉलो स्पेस दिखता है वह एक्चुअली हॉलो स्पेस नहीं है, बल्कि वह स्पॉन्जी टिश्यू भरा रहता है। उसी स्पॉन्जी टिश्यू को बोन मैरो कहते हैं। और इन बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती है। इनमें क्या है कि स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है। यह स्टेम सेल्स ही आरबीसी का निर्माण करती है, कि यह स्टेम सेल ही आरबीसी का निर्माण करती है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, खास करके उन लोगों को यह बात पता होगी कि बोन यानी जो हमारी हड्डियां होती हैं वह अंदर से भरी रहती हैं, क्योंकि नॉनवेज खाने वाले क्या करते हैं, हड्डियों को भी चबा कर खाते हैं। तो उन्हें ज्यादा अच्छे से पता होगी इस बारे में कि बोन खाली नहीं होता, बल्कि उसके अंदर स्पॉन्जी टिश्यू होता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं, यानी अस्थि मज्जा कहते हैं। आरबीसी का निर्माण तो हमने जान लिया कि बोन मैरो में होती है, लेकिन जब यह अपना जीवन काल यानी 20 से 120 दिन का जो इसका जीवन काल है, अपना जीवन काल पूरा करने के बाद इसका क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन में होती है। स्प्लीन का लोकेशन मैं बता देती हूँ कि कहाँ पर होता है। यह स्टोमक के ऊपर होता है। जैसे यह अगर इसोफेगस है तो इस तरह से हम क्या जानते हैं कि यहाँ लीवर होती है, और इस तरह से यहाँ पर क्या होती है, यह स्टोमक होती है। तो स्टोमक के ऊपर जो यह रचना है इसे क्या कहते हैं? प्लीहा यानी स्प्लीन। इसी प्लीहा में आरबीसी की मृत्यु होती है और इस प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी की संख्या, अब जानेंगे आरबीसी की संख्या के बारे में कि आरबीसी की संख्या पुरुषों में कितनी होती है और महिलाओं में कितनी होती है। पुरुषों में इसकी संख्या 50 लाख तथा महिलाओं में आरबीसी की संख्या 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। महिलाओं में आरबीसी की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम क्यों होती है? क्योंकि महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कम होने के कारण महिलाओं में आरबीसी की संख्या भी कम पाई जाती है। क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर एक ही है कि इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसे रक्त अल्पता भी कहते हैं। रक्त की मात्रा कम होना यानी उसमें आरबीसी की संख्या कम होना, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि रक्त में हीमोग्लोबिन की संख्या कम होना, इसे ही एनीमिया यानी रक्त अल्पता की बीमारी कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखें। अब जानते हैं आरबीसी के प्रमुख कार्य के बारे में कि आरबीसी क्या करता है। तो यह तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि आरबीसी मुख्यतः ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है और इसी रूप में यह ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक ढोकर ले जाता है। तो आरबीसी का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन को ढोना, जिसके कारण इसको
ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं इसे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो रक्त कोशिकाओं के बारे में हमने क्या जाना कि रक्त कोशिकाएं पूरे रक्त का 45% भाग बनाता है और रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जिन्हें आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें डब्ल्यूबीसी कहते हैं और रक्त पट्टिकाणु जिसे बिंबाणु या प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो आरबीसी के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर ली है। आरबीसी के बारे में क्या कुछ स्टडी किया है हमने कि आरबीसी में एक वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं और इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है और रक्त की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से या आरबीसी की कमी से एक बीमारी होती है जिसे एनीमिया कहते हैं, यानी रक्त अल्पता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने जाना कि मैमेलिया यानी स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक एब्सेंट होते हैं। आरबीसी की साइज कैसी होती है 7.2 माइक्रोन की होती है और आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव होता है। कैसा होता है? यह बाइकॉनकेव होता है। यह बाइकॉनकेव होता है यानी यह इस तरह से गोल होती है और बीच में चपटी होती है, जिसके कारण इसका शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव हो जाता है और इसका साइज 7.2 माइक्रोन तक होता है। इसकी जीवन अवधि काल कितनी है? 20 से 120 दिन के बाद यह मृत हो जाती है और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन यानी प्लीहा में होती है। स्प्लीन की पोजीशन हमने देख ली, स्टोमक के ऊपर होती है और रिब्स के नीचे होती है। ठीक है, बाएं साइड में, यह बाएं साइड में उपस्थित होती है। 120 दिन का जीवन काल पूर्ण कर लेने के बाद फिर आरबीसी की जरूरत हमारे शरीर को होती है। तो आरबीसी कहाँ से आते हैं? आरबीसी का निर्माण फिर अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा जो कि हड्डी यानी बोन के बीचों बीच जो हॉलो स्पेस है, खाली स्थान है, उसके बीच में यह उपस्थित होती है जिसमें स्टेम सेल्स पाए जाते हैं और इसी स्टेम सेल्स के द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है। तो इतनी बातें हमने जान ली आरबीसी के बारे में। तो और इसका कार्य क्या होता है? यह ऑक्सीजन का वाहक होता है। आरबीसी का बस इम्पोर्टेंट रोल यही है कि यह ऑक्सीजन को ढोता है, ऑक्सीजन का वाहक होता है। ठीक है, अब आते हैं डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। अब हम जानेंगे श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में जिन्हें डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता जिसके कारण यह रंगहीन होता है। अब रंगहीन रक्त कोशिकाएं कहेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं। यह रंगहीन होता है इसलिए इसे श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। इसमें कोई वर्णक प्रेजेंट नहीं होता जिसके कारण इसमें कोई रंग नहीं होता। ठीक है, यह अनियमित आकार की केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। यह क्या है? केंद्रक युक्त है। जैसा कि हमने आरबीसी में देखा था कि उसमें केंद्रक प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या है? केंद्रक युक्त होती है। यह रंगहीन द्रव है, इसमें कोई वर्णक ही प्रेजेंट नहीं जिसके कारण यह रंगहीन होता है और इसकी संख्या आरबीसी की अपेक्षा बहुत कम है। इसकी संख्या 4000 तक हो सकती है, यानी कि आरबीसी से यह संख्या बहुत कम है। और इसका जन्म यानी इसका निर्माण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण यानी जन्म भी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा बोन के अंदर जो स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं उन्हें अस्थि मज्जा कहते हैं और अस्थि मज्जा में स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेम सेल्स के द्वारा ही डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होता है। स्टेम सेल्स ने ही आरबीसी का भी निर्माण किया था, उसी स्टेम सेल्स ने फिर डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण किया। जीवन काल इसका 1 से 4 दिन तक होता है। 1 से 4 दिन की अपनी जीवन काल को पूरा करने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? इसकी मृत्यु भी स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होती है। लेकिन प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह तो कहते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी का कब्रगाह नहीं कहते हैं। आरबीसी की मृत्यु भी स्प्लीन में हो रही है, डब्ल्यूबीसी की मृत्यु भी स्प्लीन में हो रही है, लेकिन स्प्लीन को आरबीसी की कब्रगाह ही कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी की कब्रगाह नहीं कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी के कार्य
शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं का भक्षण कर उसे नष्ट कर देता है। यानी यह हमारे शरीर का सिक्योरिटी गार्ड है। यह हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे शरीर में जैसे ही कोई बीमारी आक्रमण करता है तो उसे कौन नष्ट करता है? WBC। उसे हमारे रक्त का WBC नष्ट करता है। जैसे ही WBC को पता चलता है कि कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया या किसी अन्य तरह के रोगाणुओं का आक्रमण हुआ है, तो वैसे ही WBC एक्टिव हो जाता है और वह उन रोगाणुओं को खाकर उसे बिल्कुल नष्ट कर देता है और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका दूसरा कार्य क्या है कि यह शरीर के अंदर टूटे फूटे ऊतकों एवं कोशिकाओं का भक्षण कर उसे नष्ट कर देता है। हमारे शरीर में दैनिक क्रियाकलापों के बाद बहुत सारी कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं, बहुत सारे ऊतक टूट फूट जाते हैं और अगर इनकी सफाई ना हो पाए तो हमारे शरीर में बीमारी लग सकती है, हमारे शरीर को हानि पहुंच सकती है। इसलिए WBC क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर टूटे फूटे ऊतकों एवं कोशिकाओं को खा जाता है और खाकर उसे बिल्कुल नष्ट कर देता है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। तो शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी किस पर है? WBC पर है। तो हमने WBC के बारे में अब तक क्या क्या जान लिया? हमने यह जाना कि WBC में किसी प्रकार के वर्णक नहीं होते जिसके कारण इसे श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि यह रंगहीन होता है। इसमें कोई कलर पिगमेंट नहीं है जिसके कारण इसमें कोई कलर है ही नहीं और किसी कलर के एब्सेंस में इसे क्या कहेंगे? श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। WBC की जो कोशिकाएं होती है उसमें केंद्रक प्रेजेंट होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप जरूर याद रखें। RBC में हमने क्या देखा था? RBC जो स्तनधारी का यानी मैमेलिया का RBC था उसमें केंद्रक प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन जो WBC है उसमें केंद्रक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। WBC की संख्या 4000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। WBC का निर्माण कहाँ होता है? RBC की तरह ही अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में स्टेम सेल्स पाए जाते हैं और यही स्टेम सेल्स WBC का भी निर्माण करते हैं। यही स्टेम सेल्स हमने देखा था कि RBC का भी निर्माण कर रहे थे। ठीक है। WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है और 1 से 4 दिन की अपनी जीवन अवधि को पूरा करने के बाद जब WBC की मृत्यु हो जाती है तो इसकी मृत्यु कहाँ होती है? इसका निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है, यानी जन्म अस्थि मज्जा में और मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु स्प्लीन में यानी प्लीहा में होती है जहाँ RBC की मृत्यु हुई थी। लेकिन प्लीहा को RBC का कब्रगाह कहा जाता है। WBC की मृत्यु भी प्लीहा में होती है, लेकिन प्लीहा को WBC का कब्रगाह नहीं कहा जाता है। WBC का कार्य हमने जाना कि यह सिक्योरिटी गार्ड है, यानी हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमारे शरीर में जो रोगाणुओं का आक्रमण होता है उसे खाकर नष्ट कर देता है और हमारे शरीर में जो टूटे फूटे ऊतक एवं कोशिकाएं होती हैं उन्हें भी खाकर यह नष्ट कर देता है और हमारे शरीर को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखता है। अब आते हैं रक्त पट्टिकाणु, जिसे बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटिलेट्स कहते हैं। इसमें भी केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। WBC में सिर्फ केंद्रक पाए जाते हैं। RBC और प्लेटिलेट्स में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसका जन्म भी अस्थि मज्जा में होता है। जैसा कि हमने देखा था कि RBC WBC का जन्म कहाँ हो रहा था? अस्थि मज्जा में। वहीं प्लेटिलेट्स का जन्म भी कहाँ हो रहा है? अस्थि मज्जा में, यानी प्लेटिलेट्स का निर्माण भी अस्थि मज्जा में हो रहा है। प्लेटिलेट्स का जीवन काल 8 से 12 दिनों तक का होता है और इसकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। इसकी संख्या 1,50,000 से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। अगर रक्त में प्लेटिलेट्स की संख्या किसी कारण से घट जाए, जैसे अक्सर डेंगू नामक बीमारी में प्लेटिलेट्स की संख्या बहुत घट जाती है और यह प्लेटिलेट्स की संख्या 30,000 तक आ जाती है, इसके कारण इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो रक्त में प्लेटिलेट्स को बढ़ाने के लिए ऐसा क्या खाएं कि रक्त में प्लेटिलेट्स की संख्या बढ़ जाए? इसके लिए हम अनार, गिलोय, पालक, चुकंदर, कीवी, पपीते के पत्ते को खाने से प्लेटिलेट्स बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर किसी को डेंगू का बुखार हो जाए और पपीते के पत्ते का रस उसे दिया जाए तो डेंगू का बुखार बहुत जल्दी उतरता है, क्योंकि प्लेटिलेट्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर आपके जानकारी में कभी भी किसी को डेंगू का बुखार हो तो पपीते के
पत्ते का रस पीने की सलाह उसे जरूर दें ताकि वह जल्द से जल्द रिकवर हो सके। और प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगर रक्त में प्लेटलेट्स कम हो जाए तो रक्त थक्का नहीं बना पाएगा, जिसके कारण हो सकता है कि लगातार रक्त का स्राव हमारे शरीर से होता रहे। तो इसलिए प्लेटलेट्स को मेंटेन करके रखना हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है। तो हमने रक्त पट्टिकाणु यानी बिंबाणु के बारे में क्या जाना कि इसे थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स भी कहते हैं और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। का निर्माण अस्थि मज्जा के स्टेम सेल्स के द्वारा होता है और प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 12 दिनों का होता है। इसकी संख्या 1,50,000 यानी 1.5 लाख से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। और इसके कार्य क्या है? यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या अगर किसी कारण से घट जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। जैसे डेंगू बुखार में इंसान की जान भी चली जाती है क्योंकि प्लेटलेट्स की संख्या बहुत घट जाती है। तो इस तरह से हमने रक्त के बारे में डिटेल में स्टडी कर ली है। रक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इसे बारीकी से स्टडी करें। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आप वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए देखें ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस छूटे नहीं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।